अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल 10 बजे के करीब लाइव आऊँगा और आप लोगों को कुछ वो वेज़ बताऊँगा, लीगल वेज़, कि जिस वजह से जिन वेज़ से पाकिस्तानी यहाँ पर कनाडा में इमिग्रेट कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी उन वेज़ से आना चाहते हैं तो क्या क्या होना चाहिए कि आप भी इमिग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया वो मेरा YouTube चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं वहाँ पर एक कंपटीशन का भी ऐलान कर रहा हूँ। उसका ऐलान तो पहले हो चुका है, बाकायदा उसका प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं कि एक बंदे को फ्री उसकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई जाए कि कोई भी उसका खर्चा कंसल्टेंट का नहीं होगा। कंसल्टेंसी जितनी भी फ़ी है उसकी सारी वो मैं खुद पे करूँगा। तो नाजरीन, कनाडा के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहां से कनाडा को इमिग्रेंट्स मिल रहे हैं अपने मुल्क में, मुख्तलिफ जो लेबर और जो वर्क फोर्स है उसकी कैपेसिटी को फिल करने के लिए, तो उन टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा इसमें चाइना की बहुत बड़ा हिस्सा है और इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मूव कर रही है, इमिग्रेट कर रही है। तो 2023 में तकरीबन 4,65,000 के करीब जो से हैं वो लोगों को इन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी देनी है कनाडा में, और इसको 2025 तक 5 लाख के करीब बढ़ाया जाना है। और अभी तक का जो डाटा मौजूद है, जो रिलीज़ किया गया है, उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी इस वक्त रजिस्टर्ड हैं कनाडा में, उनकी तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है जो यहाँ पर पाकिस्तानी मुकीम हैं। अब उनमें जो ज़्यादातर पाकिस्तानीज हैं वो रह कहाँ पे रहे हैं, तो मोस्टली जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो नाजरीन टोरंटो, मिसिसिगा और मिल्टन, ये 3 जो शहर हैं ओंटारियो के, वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मुकीम हैं। मसाजिद हैं, हलाल खानों की दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, बिजनेस हैं पाकिस्तानियों के, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस पर काफ़ी एतराज़ात भी लोगों के आए कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो लोग सेटल हो जाते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर भी हैं। अभी एक मेरे दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद से आए और विदाउट किसी लीमा एग्जेम्प्ट पोजीशन पर उनको डायरेक्ट पाकिस्तान से यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने बुलवाया है। वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में है, काम कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर भी लोग आते हैं, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर जो डायरेक्ट आते हैं, खास करके जो लोग विजिट वीज़ा लेकर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी तकरीबन 3 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर मुकीम हैं, और फर्दर भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जा रही है कि वो यहाँ पर आएँ। तो पहला जो तरीका है जिसकी वजह से आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं वो है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। उसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल ली हुई है, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ कि जो लोग अगर इसमें बहुत से लोग इस प्रोग्राम के हवाले से जानते भी हैं, लेकिन मैं अभी इसकी थोड़ी सी आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं ये उनके लिए है कि आप इसके ज़रिए मूव कर सकते हैं। उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है जी, पहली कि आपका 1 year ऑफ कॉन्टीन्यूस फुल टाइम और इक्विवेलेंट पेड वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 10 years इन अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफाइड अंडर द नॉक टीयर। तो ये कह रहे हैं जी कि आपका गुज़िश्ता 10 सालों में 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक फुल टाइम क्या है कि आपको एक हफ्ते में 40 घंटे होने चाहिए आपके, और एक महीने में 160 आवर्स आपके मुकम्मल होने चाहिए। इस तरह आप 1 साल का अंदाज़ा लगा लें कि कितने आवर्स आपके बनते हैं जो कि आपको होने चाहिए, तो आपकी ये पहली शर्त पूरी हो जाती है इसमें। अच्छा, उसके बाद नाजरीन दूसरा है, अच्छा इसमें जो नॉक लिस्ट है, जो ऑक्यूपेशन इसमें आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं,
वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, नेट से मिल जाती है आपको। तो उसमें आप अपना नाक देख सकते हैं कि कौन से प्रोविंस में कौन कौन से लोग चाहिए, फिर आप उस प्रोविंस में उस नाक के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं कि ये मेरा नाक कोड है। अच्छा, इसमें आगे फिर लैंग्वेज की कैपेसिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हमारे रह जाते हैं, लैंग्वेज का टेस्ट नहीं पास कर सकते, खास के आइट्स का उसमें स्कोर नहीं ले सकते, बैंड्स नहीं उनके आते, तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे लोग रह जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करनी होती है, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसमें आपकी इंग्लिश कम से कम CLB 7 इन्होंने कहा हुआ है कि आपके होने चाहिए। और ओवरऑल रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, तो इसमें अगर आपके साथ पास फ्रेंच होती है तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि क्यूबिक जो इनका फ्रेंच प्रोविंस है, वहां पर इस मरतबा भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इनविटेशन जारी किए गए, इस वजह से कि उनके पास फ्रेंच की लैंग्वेज के कोर्सेज मौजूद थे। तो फ्रेंच अगर आप कर ले तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, वो कैनेडियन एजुकेशन के मुताबिक होने चाहिए। उनका ECA होना चाहिए। इनका इंटरनेशनल एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो आपकी डिग्रीज को, क्रेडेंशियल्स को चेक करता है और वेरीफाई करता है। तो आपने उससे की भी रिपोर्ट लगानी होती है कि आपके मुल्क की जो एजुकेशन है वो इनके कैनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी बनती है। यानी कि हमारे जो पाकिस्तान के मास्टर्स हैं मोस्टली वो यहाँ की ग्रेजुएशन के मुताबिक ग्रेजुएट बनते हैं यहाँ के, तो वहाँ से आपकी ECA भी होना ज़रूरी है। देन फिर आपका आता है कि आपके पास जो इनकी पॉइंट सिस्टम है, CRS स्कोर है जो आपका, वो आपका 67 पॉइंट्स बनने चाहिए। जो एज फैक्टर होता है, एजुकेशन होता है, आइट्स होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, वाइफ के पॉइंट्स शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के आपके जो हैं वो पॉइंट 67 से ज़्यादा होने चाहिए। और जो एक और जो चीज़ जहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं वो है सेटलमेंट फंड्स। सेटलमेंट फंड्स आपने पूरा करने होते हैं। अभी एक चीज़ चल रही है पाकिस्तान में कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। ये बहुत झूठ है, फेक है, इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई खबर नहीं है। सेटलमेंट्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी बताया कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत जल्द जॉब नहीं मिलती, आपको सरवाइव करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। तो उसके लिए आपके पास कम से कम 3 माह के जो फंड्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। अब उसमें जो मोस्टली प्रोग्राम्स में होता ये है कि आप सिंगल हैं तो आपके पास $13,000 आपके पास होना चाहिए। अब फिर आप जैसे जैसे पर्सन बढ़ते रहते हैं फिर आपकी मनी भी उतनी एक्सीड करती है, आपके पास उतने ज़्यादा फंड्स होने चाहिए कि आप जो 3 या 4 माह है सेटलमेंट आपकी वो यहाँ पर हो सके। तो ये भी एक सवाल भी आया हुआ है तारिक खान साहब का, ये पूछ रहे हैं कि कितने अखराजात होने चाहिए। तो वो भी मैंने आपको बताया है कि एक पर्सन के लिए कम से कम $13,000 आपके पास होने चाहिए। और जितने पर्सन आप फिर ज़्यादा होते हैं तो उनके पास उतने फंड्स भी ज़्यादा होने चाहिए। तो उसकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो भी दे दूँ। ये एक एडवोकेट साहब हैं, वो पूछ रहे हैं विजिटर वीज़ा रिसर्च कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई करना है तो कितने चांसेस हैं। चांसेस तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ जी कि ये सिर्फ एम्बेसी ही कर सकती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वीज़ा देना है या नहीं देना। बाकी जो जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं वो जस्ट आपका लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स को देखते हैं और वो आपका वीज़ा अप्लाई करवा दिया जाता है। बाकी आप अगर ये कहें कि उसमें आपको कितने चांसेस है या कोई बंदा लगवा देगा, झूठ है, ऐसा नहीं होता। तो इस फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। अच्छा, तो ये मैंने आपको जो डिटेल्स बताई हैं ये फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स की हैं। इसमें आपका जो एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया जाता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, तो उसमें फिर CRS आपका स्कोर काउंट होता है। और अगर इसमें अगर आपके पास PNP है, किसी सूबे से भी नॉमिनेशन है, तो वो आपके 600 पॉइंट शामिल हो जाते हैं
और आपका जो CSR स्कोर है वो बहुत बड़ा हाई हो जाता है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। तो इसमें जो जिन जिन चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साइंटिफिक जो IT के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ट्रेड्स के लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये लोग इस तरह के अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं जैसे ड्राइवर हजरात हैं, ठीक है, और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और एग्री फूड से रिलेटेड लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है, PNP है। उसमें मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे यूकॉन का और जो एल्बर्टा है इसके हवाले से कुछ प्रोग्राम्स बताए थे। आपको वहाँ से अगर जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो आप जॉब ऑफ़र के 600 पॉइंट्स होते हैं, तो 600 पॉइंट्स के ज़रिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो PNP मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो जिस सूबे में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें जाकर दे सकते हैं। जैसा कि न्यू बर्सविक का क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम है, इस तरह नोवा स्कॉशिया का भी है। और नोवा स्कॉशिया का जिक्र करते हुए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग दुआ करें कि इस वक्त नोवा स्कॉशिया में एक फ्लड आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल समुंदर के साथ है वो। तो वहाँ पर अभी इतलात हैं कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है, CTV एक चैनल है वो रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे 2500 से ज़्यादा लोग इस वक्त बिजली के बगैर रह रहे हैं, क्योंकि फ्लड की वजह से थोड़ी सी वहाँ पर पोजीशन ख़राब हो चुकी है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक लंबा सब्जेक्ट है। आप सूबों की वेबसाइट पर जाकर सब कुछ देख सकते हैं। आपको किसी से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तलिफ सूबों की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास वर्क परमिट आ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक बड़ा कंसेप्ट है कि जी ओपन वर्क परमिट मिल जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ओपन वर्क परमिट मुश्किल होते हैं। जो लोग यहाँ पर होते हैं कनाडा में उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है, खास करके जो आपकी वाइफ है, भाई हैं, बच्चे, भाई कह रहा हूँ बच्चे हैं, उनमें से अगर कोई बड़ा है तो उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, लेकिन वो कुछ प्रोग्राम्स के तहत होता है। अब आप बाहर से अगर आते हैं तो आपको क्लोज्ड वर्क परमिट ही मिलता है। एक जो प्रोग्राम है इनका हॉलीडे वीज़ा है, जो उसमें 30 ममालिक शामिल हैं, उसमें अभी तक पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, लेकिन बाकी 30 ममालिक शामिल हैं। उसमें अगर कोई लोग रह रहे हैं उन ममालिक में तो उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, 2 साल के लिए वो आ जाते हैं। इस तरह यूकॉन में आपको ओपन वर्क परमिट, ओपन नहीं कह सकते उसको, क्लोज है, लेकिन आप 3 जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको वहां से मिल जाता है। बाकी जो वर्क परमिट है उसके लिए आपको लीमा लेना पड़ता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी पड़ती है। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। पाकिस्तान से बहुत शादर नादर वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, तो इसलिए आप ज़रा इसमें मुहतात रहा करें, क्योंकि जितनी देर आपकी जॉब एक्सपीरियंस मैच नहीं करती, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती, आपके पास आइट्स की स्किल्स नहीं है, तो आपको वर्क परमिट मिलने के चांसेस मुश्किल होते हैं। अगर वर्क परमिट आपने किसी को किस तरीके से उसने आपको ले दिया, फिर आगे आपके लिए PR लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है आपको। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ केसेस में IRCC आपको ओपन वर्क परमिट दे देती है, कुछ केसेस में। उसमें आप IRCC की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि लीमा एग्जेम्प्टेड पोस्ट कौन सी हैं जिनमें आपको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल ये इसके हवाले से भी मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन आ जाता है स्टडी परमिट। उसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो है कामयाबी की, अगर आपने FSC की हुई है, O लेवल्स है आपका, और आपने आइट्स में 6 बैंड लिए हुए हैं और मिनिमम 5 बैंड हैं, तो कोशिश करें, अगर 6 बैंड है तो बहुत ज़्यादा चांस है आपके 6 बैंड, और O लेवल है आपका, FSC है आपकी, ठीक है, और आपके पास फंड हैं यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए, तो वो ज़्यादातर जो फंड्स बनते हैं आपके $33,000 बनते हैं फी पे करने के लिए एनुअल। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आपका वीज़ा ऑलमोस्ट समझ लें कि लग गया।
इतना ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, अगर आपके पास ये है स्टडी परमिट के लिए। अच्छा, इसके बाद नाजरीन, स्टडी के बाद आ जाता है आपके मुख्तलिफ स्ट्रीम्स रखी हुई हैं मुख्तलिफ सूबों ने। तो एक स्ट्रीम जो बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, उनके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उसमें आपके प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, डेंटर हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, ठीक है, शेफ्स हैं, बेकरी के हैं, कुक हैं, एसी रेफ्रिजरेशन के काम करने वाले लोग हैं, वेल्डर हैं, बार्बर हैं, इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं आपके। इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस हैं जो टेक में आ जाती हैं, उनका वीज़ा लगना बड़ा आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर टेक्निकल लोग चाहिए। तो आप जब उसमें अपने आप प्रूफ शो करते हैं कि हमारे पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास ये डिप्लोमा है, हमने ये काम सीखा हुआ है। आप ख्वाह किसी भी कंट्री में हैं, मिडल ईस्ट में है, बहुत ज़्यादा लोग वो रब्ता करते हैं, मिडल ईस्ट में है, पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी, इवन कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन हैं, लेबर हैं, आप जस्ट एक मजदूर हैं, फिर भी आपका वीज़ा लग सकता है अगर आपके पास बाकायदा प्रूफ है, आप काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं आपके पास, तो आपका वीज़ा लग सकता है। विजिट वीज़ा, वो टेक्निकल विजिट वीज़ा होता है। आप यहाँ पर आके एक सर्टिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए आप एक एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल्ड लेबर के तौर पर लिया जाता है। आप यहाँ पर टेक्निकली आपको एक हुकूमत एक सर्टिफिकेशन दे देती है कि ये बंदा इसमें सर्टिफाई है। तो एम्प्लॉयर्स आगे मौजूद होते हैं, यूनियंस मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर आप वो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वे है उन लोगों के लिए जो विजिट पर आकर अपना यहाँ पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं। बाकी विजिटर वीज़ा है आपका, बिजनेस वीज़ा आ जाता है, देन फिर आप कोई इवेंट अटेंड करने आ जाते हैं, वो भी, ये सब विजिट वीज़ा की किस्में हैं। लोग यहाँ पर आकर विजिट वीज़ा पर आकर भी काम करते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पर आकर वर्क परमिट लें और लीमा लें। यहाँ पर एक खास चीज़ बता दूं, लोग आते हैं वर्क परमिट के लिए जस्ट $2000-3000 लेकर आते हैं, तो यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ना सर्वाइव कर पाते हैं, ना फिर जॉब मिलती है उनको। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में ये है कि आप बाकायदा तैयार होकर प्रिपेयर होकर आएँ, कम से कम अपने पास फंड ज़रूर लेकर आएँ कि अगर आपको यहाँ पर जॉब परचेज करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लीमा लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, आपके पास होंगी तो देन फिर आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे वो वेज जिनके ज़रिए आप आ सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स निकल रही हैं वो भी मैं आपको बता देता होता हूँ, उस पर भी वीलॉग कर देता हूँ। तो अभी ये है कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी में तो www.canada.ca या cic.gc.ca पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर मालूमात सारी दी होती हैं, फंड भी सारे दिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ वहाँ पर दिया होता है। तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और अपने लिए आप एक अच्छा रोज़गार हासिल करने के लिए यहाँ पर मूव कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन इन दिनों में वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि वीज़े बहुत लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होते हैं तो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, और दूसरा कोई भी डन बेस पर वीज़ा नहीं होता, वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। और जो एम्बेसी जिसको समझती है कि इसको वीज़ा देना चाहिए, उसको वीज़ा दे दिया जाता है। तो ये एक मेरी जो मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च की थी, डाटा इकट्ठा किया था, उसके लिए एक वीडियो मैंने बना दी है कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं जी कि हमें अप्लाई कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे दें। तो पहला तो यही है कि अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट से ही मिलेगी। तो ये जो मैंने डाटा इकट्ठा किया था, ये भी सारा मैंने मुख्तलिफ जगहों से और कंसल्टेंट से मिलकर और ये सारी चीज़ें गैदर करके आपके लिए रखी हैं कि आप जो भी अब पूछेगा तो इस वीडियो से उसको फ़ायदा हासिल हो सकता है। बाकायदा आपने अप्लाई कैसा करना है वो आप अपने लिए कोई एक IRCC का रेगुलेटेड कंसल्टेंट लें, उससे मशवरा करें और उसके ज़रिए आप अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं, बजाय इसके कि आप खुद अगर करें कोई छोटी मोटी चीज़ भी आके पीछे होगी तो आपका डाटा ख़राब एम्बेसी में चला जाएगा और नेक्स्ट आपके लिए इशू बन सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो अगर अभी भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत जल्द
मैं वहाँ पर एक आपको वीडियो डालने जा रहा हूँ जिस पर एक कंपटीशन स्टार्ट करेंगे और एक बंदे का जो वीज़ा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो सारी मैं खुद अपने कंसल्टेंट से करवाऊंगा और उसमें कंसल्टेंसी फीस आपसे कोई भी नहीं ली जाएगी। वो सारी मैं खुद दूंगा और कोशिश करेंगे कि किसी एक बंदे की हेल्प हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।